नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे भी। हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे और 30 क्वेश्चन के एमसीक्यू कम से कम लाना जो है मेरा उद्देश्य था। और बोर्ड मेरा छोटा था, उसमें करीब 7-8 क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एक्चुअली देखिए सीडीपी हमारे यहाँ क्या है, सीडीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, उनके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं। तो इसलिए हमने जो है इस बात पे जो है विचार किया कि हम अपने आप को ना दिखाते हुए आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाएं, ठीक है, और क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पे। अब हमको आप सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए, क्या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए ही सिर्फ खेल विधि है? नहीं है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि तो भाई जब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पे खेल विधि आधारित नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पे। खेल विधि क्या सिर्फ शिक्षा ही प्रदान करती है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर ही आधारित है? बिल्कुल वो भी नहीं है, ठीक है। तीसरा दे रखा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे। तो विकास और वृद्धि दो ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, ठीक है। और खेल खेल करके ही आदमी का बच्चे का जो विकास होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो खेल के द्वारा ही होती है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इस पे हम ऐसे टिक कर सकते हैं, यानी आपको टिक करने के लिए हम, ठीक है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिसलेक्सिया, देखिए ये तमाम कुछ बीमारियां हैं या विकार कह लो, ठीक है। डिसलेक्सिया हो गया, ग्राफिया हो गया और तमाम सारे जो हैं ऐसे विकार होते हैं, किसी दिन चर्चा कर देंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया बेसिकली पठन विकार होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मानसिक विकार दिया है, दूसरा दिया है आपको गणितीय विकार, तीसरा दिया है आपको पठन विकार, चौथा दिया है आपको व्यवहारिक विकार। तो आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने बता ही दिया आपको डिसलेक्सिया क्या है, आपका पठन विकार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। देखिए एक चीज़ बताएं आपको, हमने एक ही वीडियो आपको अभी तक दिया है समावेशी शिक्षा का, ठीक है। जो हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बता दिया था। तो अब ये चीज़ जान लीजिए, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उन बालकों की शिक्षा जो होगी वो अन्यत्र अलग तरीके से नहीं होगी, किसी भी तरीके से। जो बालक जो कक्षा सामान्य रूप के बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उसी कक्षा में सामान्य जो है विशिष्ट रूप से जो बालक होंगे, जो ज़रूरतमंद बालक होंगे, समावेशी शिक्षा जिसको कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि समान रूप से सबकी शिक्षा, ठीक है। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होंगे उनकी भी शिक्षा उसी में हो जाएगी, ठीक। तो अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, यानी विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। दूसरे विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, तो हमने बता दिया समावेशी शिक्षा है, समान रूप से सबके लिए शिक्षा है, इसलिए सामान्य बालकों के साथ ही उनकी शिक्षा होगी, इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। बाकी नीचे वाले ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, कोई बेकार है, कोई मतलब नहीं। विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों के लिए कोई मतलब ही नहीं। चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता है जब हमने कह ही दिया है समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन, ठीक है। और मोटिवेशन किस चीज़ के लिए मिलता है? मोटिवेशन हमेशा नए काम सीखने के लिए मिलता है। कोई नया काम कर दोगे तो उसके लिए आपको प्रेरणा दी जाएगी, या नए काम करने के लिए आपको प्रेरणा दी जाएगी, तब आप नया काम करोगे, ठीक है। तो यानी इस चौथे वाले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। तो भाई क्या मोटिवेशन सीखने वालों की स्मृति को, नया काम जो आप दे रहे हैं उसके लिए प्रेरणा आपको मिल रही है, तो वो क्या नए जो है इसके लिए मिल रही है कि सीखने की स्मृति तेज हो जाएगी? नहीं, जो काम आप कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं ना, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है। तो भाई पुराना अधिगम नए अधिगम को क्यों विभेदित करेगा, क्यों अलग करेगा उसको भाई, ठीक है। ये मोटिवेशन का काम नहीं है, ठीक। तीसरा दे रखा है एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने को प्रस्तुत करता है, कि मतलब सिर्फ एक ही दिन के लिए, एक ही दिवस में सोचना है, उसी को प्रस्तुत करना है, ये भी नहीं हो सकता। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी जो नए सीखने वाले अधिगम होंगे, जो नया काम आप सीखने जा रहे हैं उसमें रुचि हो, इसलिए मोटिवेशन दिया जाता है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो ये कह रहा है कि श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के मतलब किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो भाई श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट देखने वाली वस्तु। ठीक है, जब श्यामपट्ट देखने वाली वस्तु है, ठीक, जब श्यामपट्ट आपकी देखने वाली वस्तु है तो उसे क्या कहेंगे? दृश्य साधन कहेंगे। पहला श्रव्य, श्यामपट्ट से सुनाई तो देता नहीं है आपको, ठीक है, सुनाई देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो श्यामपट्ट जब सुनाई नहीं देता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। या और दूसरा ऑप्शन क्या है? दृश्य साधन, यानी ये वाला सही होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? ये दूसरा वाला ऑप्शन दृश्य साधन सही हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य दोनों, भाई इंटरेक्टिव पैनल तो है नहीं कोई आपका कि ऑडियो विजुअल लगा हो, उसमें आपको आवाज़ भी आ रही हो, ठीक है, कि सर ने एक वीडियो चला दी, यहाँ जो है कमांड दे दिया उस पर सिस्टम पे अपने जो है पीसी पे कमांड दे दिया, वो इंटरेक्टिव पैनल पे चलने लगी और आवाज़ भी आने लगी, तो ऑडियो और वीडियो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ क्या है? ये दृश्य साधन है, यानी सिर्फ देखा जा सकता है जो लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, तीसरा है आपका ऑप्शन जो है प्रश्न पूछना, ये सभी। तो भाई श्यामपट्ट पर लिखना ये भी जो है एक शिक्षण कुशलता है, जो श्यामपट्ट पर लिखेंगे नहीं तो बच्चा आपको देखेगा नहीं, बच्चा समझेगा नहीं। ठीक है, दूसरा दे रखा है प्रश्नों को हल करना, आप बच्चे अगर जो आपके पास समस्या लेके आते हैं, आपके पास प्रश्न लेके आते हैं तो उनको आप हल करेंगे, ये भी एक जो है शिक्षण कुशलता है। और तीसरा दे रखा है आपका प्रश्न पूछना, तो प्रश्न पूछना भी शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आता है, यानी आपके ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, आगे जो है बढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को आप समझो कि हर ऑप्शन का एक मतलब होता है, बिना मतलब की कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हर ऑप्शन को बताना बहुत जरूरी है। मैं ये सारी चीज़ें आपको करते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, अब देखो इसके जो है ये ऑप्शन क्या है? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऐसा करते हैं क्या आप? या आपके शिक्षक लोग कहते हैं जो प्रश्न पूछ लिया कि बेटा ऐसा है, तुमने क्वेश्चन पूछा है, तुम बाहर आके हमसे क्लास से मिलना? नहीं करते ना, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो है कक्षा चर्चा जो होती है उसमें क्या मतलब उनको लेके आएंगे, उनके भाग लेने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन आपने अपने सर से किया तो सर आपसे क्या कहेंगे? आपसे आपके जो सर हैं, आपके जो शिक्षक हैं, वो आपसे ये कहेंगे ना, बेटा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया करो, यानी आपको क्या कर रहे हैं? वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ऐसा है इस क्वेश्चन की चर्चा आप खुद करिए आके, नहीं करेंगे ना, यानी दूसरा वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तीसरे वाले ऑप्शन की संभावना लगती है। मैं इसको जो है देख लेता हूँ। चौथा वाला ऑप्शन क्या है? एक चौथा वाला ऑप्शन देखें, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का काम क्या है? उसकी समस्या का समाधान करना, यानी शिक्षक का काम क्या है? उसकी समस्या का समाधान करना। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को जो है क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी लगातार जो है उनसे ये कहना चाहिए कि बेटा ऐसा है, क्वेश्चन आप पूछते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आइएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या और दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। अब देखो किंडरगार्टन है तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ वही ही नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर जो हम चर्चा करें, मुझे लग रहा है कि ये तो आप लोगों के साथ बेईमानी हो जाएगी। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति किसकी थी? याद है किसी को? शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसकी है? ठीक है, तो ये फ्रोबेल की पद्धति है। ठीक है, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसकी है? वो फ्रोबेल की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो कोई ज़्यादा वही था ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन था और सीधे सीधे इसका आंसर होना चाहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डेटा होता है जिन क्वेश्चनों को हम आपके पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए कभी विद्यालय नहीं आता है।
ठीक है। विद्यालय जो है अभिभावक कभी नहीं आता है, ठीक। ठीक है, एक अभिभावक जो है आपसे मिलने के लिए विद्यालय कभी नहीं आता है, ठीक है। जब विद्यालय नहीं आता है तो उसके साथ आप क्या करेंगे? उसके बच्चे के साथ क्या बच्चे की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अभिभावक को लिखेंगे, ठीक है। क्या अभिभावक को लिखेंगे आप? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। चौथा, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यदि तीसरा ऑप्शन क्या था? आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उपेक्षा करेंगे ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। हमारी शिक्षा व्यवस्था यही कहती है कि हमको बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, ठीक है। वो उसको ये लगे ही ना है कि आप उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, उसके ऊपर दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसे आप जो सिखा रहे हैं वो एक एज ए फ्रेंड की तरह, शिक्षक जो है गुरु से ज़्यादा मित्र होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, अभिभावक को लिखेंगे, अभिभावक को लिख देंगे। जब वो आ ही नहीं रहे हैं तो लिखने का कोई मतलब नहीं, वो पढ़ेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो एक शिक्षक का परम कर्तव्य ये है कि बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के अभिभावक अगर जो आपसे मिलने नहीं आते हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप उनसे स्वयं मिलने जाएं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी आप स्वयं उससे मिलने चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या रहा है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि बच्चे वयस्कों के बराबर हो जाएंगे? हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब बच्चे और युवा प्राप्त हो जाएंगे, वयस्क मतलब है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बचपना खत्म हो गया वहाँ से, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तीसरा दे रखा है, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है कि उसका इंतजार करेंगे, क्या है, इंतजार भी नहीं करेंगे। सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा है, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो आपका ये वाला जो चौथा वाला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है और कहा जाता है। अब देखिए क्या कहा जाता है शिक्षक को। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक। तो आप बच्चों से ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः उचित नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है, दूसरा ऑप्शन क्या रखा, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। क्या मतलब पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आप चिन्हित कर देंगे नहीं 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 ये क्वेश्चन हम जो है इनसे आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो प्रमाणीकृत पठन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। मतलब आपको सारे बच्चों से कोई अपेक्षा ही नहीं है, आप कुछ ही बच्चों को लेकर चलेंगे, वो भी निम्न स्तर की। ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं है और कभी करने की सोचना भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है कि परीक्षण आने पर समान प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो भाई आपका काम क्या है? आपका काम यही है ना कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया है उसका अभ्यास कराएं, क्वेश्चन का अभ्यास कराएं कि बेटा ये परीक्षा आने वाली है, आप जो है ये क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए, परीक्षा में कुछ भी और कहीं से भी पूछा जा सकता है। भाई प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कोई प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने की बात हो रही है, मतलब ये मान के चलो कि एक बोर्ड एग्जाम टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए हमने आपको क्या बताया था
कि जहाँ पे ऐसे बच्चों की बात आ जाए कि वो पढ़ाई किस घर से आ रहा है, कैसी अवस्था में है, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं, या उसका जो है किसी भी तरीके का जो है कोई बाधित है, वो गति बाधित है, ठीक है, या जो है बहुल बाधित है, किसी भी तरीके से, ठीक है, मानसिक रूप से अगर जो भिन्न है, वो प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि है, ठीक है, या जो है सामाजिक रूप से भिन्न है या शैक्षिक रूप से भिन्न है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा से जोड़ दीजिएगा। ठीक, यानी अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये कह रहा है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आप सबसे पहली चीज़ क्या है? ये समावेशी शिक्षा है। ठीक है, क्या करेगा कठिनाई का अनुभव? सुनिर्मित पाठों में, क्या सुनिर्मित पाठों में वो जो है जो बने हुए पाठ हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, निर्मित पाठ हैं, उनमें कोई कठिनाई का अनुभव मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? नियोजित निर्देश, जो डायरेक्शन है, ठीक है, पूर्व नियोजित जो है, ठीक है, नियोजित है जो मतलब बना हुआ डायरेक्शन है, उसमें भी कोई नहीं, जैसा आप बताओगे, ठीक है। असंगठित घर से है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आएगा आप जो बताएंगे, ठीक, तो यानी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन दे रखा है अभ्यास पुस्तिकाओं में, अभ्यास पुस्तिकाएं उसके पास रहेंगी, जो आप देंगे उसमें उसको अभ्यास करेगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो दे रखा है स्वतंत्र अध्ययन में, यानी उसको फ्री अगर जो तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से उससे कह दिया जाए कि बेटा आप अध्ययन करो, तो ऐसी स्थिति उसके लिए बहुत ही कठिन होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है? यही वाला ऑप्शन जो है सटीक है, यानी असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक किस कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वतंत्र रूप से अध्ययन का। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके पास संतुष्ट रहेंगे, मतलब इतना ही काम रहेगा आपको कि उससे संतुष्ट हो जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा अगर जो बुद्धिमान है तो उसे गृह कार्य न दिया जाए या अतिरिक्त गृह कार्य न दिया जाए। बुद्धिमान है तो उसे मुझे लगता है ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए कि बेटा ये आप करके लेके आइएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है, यानी प्रेरित करेंगे। अनुप्रेरित का मतलब प्रेरित करना, उसे प्रेरित करेंगे कि वो और अधिक प्रगति कर सके। ये काम आप कर सकते हैं, ये काम करना पड़ेगा आपको। बुद्धिमान बच्चा है तो उसे आप ये क्या कहेंगे कि बेटा बहुत अच्छी आपकी मैथ है, बहुत अच्छी आपकी हिंदी है, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है, आप थोड़ी सी और मेहनत करिए और अच्छा प्रयास कर सकते हैं, आप जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उस बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? उसको प्रेरणा देंगे, एक तरह की प्रेरणा किस चीज़ की देंगे? कि वो प्रगति और कर सके, ठीक है। चौथा के ऑप्शन दे रखा है, इसी में उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अभिभावक को सूचित करने का क्या मतलब? अभिभावक तो खुद जानता ही होगा कि उसका बच्चा बुद्धिमान है क्योंकि उसकी मार्किंग अच्छी आ रही, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में है, ठीक है, चित्तवृत्ति में नहीं है, सॉरी, यदि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब पकड़ के धर के कूट देंगे कि ले बेटा पढ़ो, नहीं तो समझ लेना, फिर लाठी चलेगी आपके ऊपर। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि शिक्षा हमारे यहाँ जो है वो क्या है? दंडविहीन है ना। दूसरा वाला क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो क्या क्लास से बाहर निकाल देंगे? ये भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी एक प्रकार का दंड है और दंड तो हमें किसी प्रकार का देना ही नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन यह है कि उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। मुझे लग रहा है ऐसा भी करना उचित नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी है, पढ़ा आप रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो भी किसी भी तरीके से आपको जो है मैनेज करना है, हैंडल करना है उनको, ठीक है, वो आपसे से। तो चौथा ऑप्शन एक और है, नेक्स्ट पेज में है, चलिए हम उस नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, चौथा ऑप्शन ये नेक्स्ट पेज पे है, उन्हें उनकी रुचि अथवा उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें क्लास से ही रिलेटेड, शिक्षण से ही रिलेटेड उस रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यानी या तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपका विषय है उसमें रुचिपूर्ण हो, या उनकी रुचि के हिसाब से जो है आपको देखना है कि वो मैथ में इंटरेस्टेड हैं या किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए आप उन चीज़ों को बताएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका
जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है। अब देखो भाई साहब, अगर जो किसी भी चीज़ की बात आ जाए, ठीक है, बच्चा तार्किक रूप से सोचने में शुरू कर देता है तो यानी संज्ञान की बात आ जाती है। जब संज्ञान की बात आ जाती है तो दिमाग में सीधे स्ट्राइक करना चाहिए कि ये प्याजे महोदय हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है, संवेद प्रणोद अवस्था ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। औपचारिक अवस्था, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती है। तीसरी आपकी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं हो सकती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हो सकती है और यही ही है। ठीक है, यानी आपके जो प्याजे महोदय हैं उन्होंने कहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जो है किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ये आप जब हमारा जो आप प्याजे जो हमने पढ़ाया है आपको जीन प्याजे, तो जब जीन प्याजे की आप बात करेंगे तो जीन प्याजे का जो आप वीडियो है वो आप देखेंगे, उसे जो है उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए, और ये अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष की, यानी 7 से 12 वर्ष की या 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है। और देखो, पहली अवस्था जो संवेदी है ये आपकी क्या है? प्रथम अवस्था होती है। ठीक, इतना मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरी है अवस्था है वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व क्रियात्मक, यानी सी वाला ऑप्शन है। और जो तीसरी आपकी अवस्था है वो आपकी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक, यानी जो ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही वाला ऑप्शन है, यह है। और चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 साल की। पहली कौन कितने की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी आपकी जो है 11 से 15 वर्ष तक होती है। और डिटेल में इसकी पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जीन प्याजे साहब का। और भी अगर जो उसमें कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है या उनसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। ठीक है, अब बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट तो अभी हमने आपको गिना दिए हैं, यानी प्याजे ने ही 4 स्पष्ट स्तर के बारे में बताया था। ठीक है, पहला स्तर क्या था? संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरा स्तर क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था। तीसरा क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। और चौथा क्या है? आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, यानी इसमें तो आंख बंद करके आपको प्याजे महोदय यानी ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है। क्लियर है यहाँ तक बातें? मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारे क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो रहे हैं। कुछ अगर जो समस्या हो तो हम आपको एक ऑप्शन देते ही हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर जो ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? अल्पवयस्क बच्चे के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे जो हैं अल्पवयस्क हैं उनमें अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो सबसे पहले निषेधात्मक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, नकारात्मक भूमिका के साथ आप अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे आपको, या आपके माता पिता ने आपको भेजा था? बिल्कुल नहीं भेजा था। आपसे ये कहा था ना बेटा अच्छे से जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट मत करिएगा, है ना? ये सारी चीज़ें, किसी भी तरीके की कोई जो है बातचीत उल्टी सीधी मत करिएगा, किसी को नुकसान हो, है तो ये हो ही नहीं सकता। अग्र सक्रिय, यानी आगे सक्रिय होकर आप बात करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अग्र सक्रिय ना रहें। ठीक है, संवेदात्मक, अब संवेदनात्मक तो संवेदना तो होती है, लेकिन क्या उसको आप जाहिर कर देंगे कि जो है आपके पिता ने कि नहीं मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है अब मैं रोऊंगा पीटूंगा? ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। और उदासीन भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यानी जो अभिभावक है उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? तो भाई देखिए, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो आंख बंद करके आप विद्यालय और कक्षा कक्ष लगा सकते हैं। भाई खेल के मैदान में, अब खेल के मैदान में हमें बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करवानी ना। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करवानी हो तो हम खेल के मैदान में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करवाएं। और संज्ञानात्मक क्यों होगा? वहाँ पे तो बॉडी बिल्डिंग का विकास होगा ना खेल के मैदान में।
सचिन तेंदुलकर भी नहीं बनाना है, सचिन तेंदुलकर बनना होगा तो बात की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, विद्यालय और कक्षा कक्ष, विद्यालय कक्षा में तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। ऑडिटोरियम में भी नहीं हो सकता कि ऑडिटोरियम में बच्चे को छोड़ दो तो संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, छोड़ने से कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। घर में भी संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता क्योंकि एक ही जगह वो बच्चा खड़े खड़े कुछ करने में असक्षम हो जाएगा और क्लास जाएगा, 4 उसके साथ और बच्चे रहेंगे, शिक्षक आएगा, 4 चीज़ें उसको सीखने को मिलेंगी, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये कह रहा है, एक खाली स्थान दे रखा है, ठीक है। कहा गया है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। आप अगर जो 100% उपस्थिति दिखा देते हो, पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो है, नीलबट्टा सन्नाटा है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाएगा, कतई नहीं किया जाएगा, आता ही नहीं है कुछ तो शिक्षण किस बात का आप, ठीक है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य यानी रिमेडियल की बात कर रहे हैं, किसी भी काम को जो है दिया गया है कि आप इसका उपचार ढूंढ के लाएं, यानी उसका जो है हल ढूंढ कर लें, ठीक है। तो ये भी जो है एक अनुप्रेरित शिक्षण नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की प्रेरणा नहीं मिल रही है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, इस पर हम जो है हाँ कर सकते हैं। कक्षा में पूर्ण नीरसता, यानी अब हमारा ऑप्शन देखो, ये चीज़ें होती हैं, ऑप्शन चारों पढ़ने में यही चीज़ें होती हैं। पहला ऑप्शन आपको क्लियर ही है, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन आप जो है उपचारात्मक कार्य से किसी प्रकार की प्रेरणा मिलने ही वाली नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और आप उसका उत्तर देंगे तो उसको वो और प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। और उसको पुनर्बलन भी मिलेगा, जब पुनर्बलन, शाबाश, वाह, कैसे, वाह, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के मिलने के बाद में, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, भैया क्या है, श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना, ठीक है, या प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, अब देखिए श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहा है और बच्चों से बातचीत नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं हो रही है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चर्चा इन द सेंस बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से रुचि नहीं होगी बच्चों की। बच्चे आए, देखे, अरे गुरुजी तो लिख दिए हैं व्हाट्सअप, चलो ठीक है वही उतार लो, ठीक है। और चर्चा करना, ठीक है, हम बाल विकास की बात कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ चर्चा करें, यानी लेक्चर दे के भाग जाएं, हाँ ये होता है, ऐसे होता है, ये कहानी कह दी हमने, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर जो कहानी के माध्यम से हम कह रहे हैं वो कहानी ही कह के चले जाएं तो उसके बाद भी बच्चे जो है रुचि नहीं बनाएंगे, कहेंगे गुरुजी आते हैं, कहानी सुनाते हैं, चले जाते हैं, कुछ सिखाते पढ़ाते तो है ही नहीं, ठीक है। और तीसरा क्या ऑप्शन, सॉरी चौथा क्या ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपका प्रश्न पूछना, यानी बच्चों से आप जो है चर्चा करें, बच्चों को कहानी सुनाएं और उसके बाद प्रश्न पूछें, तो उसमें और इंटरेस्ट आएगा, यानी रुचि पैदा हो जाएगी। यानी कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है, प्रश्न पूछना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित क्यों है। अब देखो दो चीज़ें हैं, उचित क्यों है, क्या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाना है। फिर हम वही बात कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना नहीं है भाई, हमें जो है वो नहीं चाहिए, हमें बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए, हमें प्रवेश राणा नहीं चाहिए, हमें मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए, हमें मिस्टर वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें सलमान खान नहीं बनाना है उसको, हमें उसको संज्ञानात्मक विकास देना है, ठीक है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देगा। अब क्या खेलने से शिक्षकों के लिए काम आसान क्या हो जाएगा कि भाई खेल रहे हैं तो बच्चे जो है, शिक्षक बैठा हुआ आराम से है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है, अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है या अपने घर वालों से बात कर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह समय बिताने के लिए सहायक है, क्या आपने छोड़ दिया बच्चे को, आप बैठे हुए हैं आराम से मौज मार रहे हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये बिल्कुल सटीक है। क्या है भाई, देखो खेलेंगे तो और भी तमाम सारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ सहयोग होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो संतुलित हो जाएंगे, संतुलित इन द सेंस ये है कि उनका जो मानसिक संतुलन है, खेल में थोड़ी सी रुचि होगी उनको, फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि एक बर्डन है, पढ़ाई हो रही है, हमको पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई की जा रही, खेल
इसीलिए जो है उचित है विद्यालय में, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आता है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। ठीक है, तो परिवार जो है एक औपचारिक शिक्षा का साधन है, सॉरी अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या है, जो आप विद्यालय में प्राप्त करते हैं वह औपचारिक शिक्षा है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा मतलब किसी भी तरीके से कोई मतलब वो नहीं है उसका कि कोई कैरिकुलम नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, किसी भी तरीके से आप उसे शिक्षा दे रहे हैं। ठीक, परिवार ही बालक का जो है प्राथमिक विद्यालय होता है, तब माता पिता से ही बालक जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसलिए यह जो प्राप्त ज्ञान होता है माता पिता से, परिवार से, ये क्या है, अनौपचारिक ज्ञान होता है। ठीक है, और इस ज्ञान के अंतर्गत जो अनौपचारिक ज्ञान होता है इसमें सामाजिक और नैतिक मूल्य सीखता है। नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य आपको पता ही है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है। ठीक है, ये समाज से रिलेटेड हो जाते हैं, अगल बगल के लोगों को किसको क्या संबोधित करना है। नैतिक मूल्य क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, नमस्ते किससे करना है, किसके पैर छूने हैं, किसके साथ कैसे अदब से पेश आना है, ऐसी चीज़ों को। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपका हो जाएगा परिवार एक क्या है, अनौपचारिक साधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है, एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब भाई एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। पहला, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। आप महान व्यक्तियों के बारे में बोल लें और बोलने के बाद अगर जो खुद ना उतारें अपने ऊपर, ठीक है, आप कह दें कि देखो बेटा ऐसा है कि जो है किसी को गाली देना गलत बात है और बाहर में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर। सिर्फ महान व्यक्तियों के बारे में बता देना ही क्या आदर्श नैतिक मूल्य बन सकते हैं, सामाजिक मूल्यों का विकास हो सकता है, या आप जान गए हैं बस। ठीक है, उनको जब तक अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। गांधी जी की बताई हुई बातें आप नहीं मानेंगे तब तक नहीं हो सकता है। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने क्या किया था देश के लिए, नहीं हो सकता है। अब्दुल कलाम जी देश के लिए क्या किया था, उनके कैसे आदर्श थे, कैसे नैतिक मूल्य थे उनके, समाज में वो कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों को जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक सिर्फ इस कहानियाँ सुना देने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करते। सिर्फ आपने अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर दिया, यही नहीं बताया कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनके सामने खड़ा होना है, या जो है उनसे कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो सिर्फ अनुशासन की अनुभूति को विकसित करने से भी जो है सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आदर्श रूप से बर्ताव करने। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा आपको देख के सीखता है कि हमारे सर ऐसा कर रहे थे, हमारे जो है मैम ऐसा कर रही थी। तो आप खुद जब तक आदर्शवादी नहीं होंगे तब तक बच्चा आपसे जो है ये उम्मीद मत करिए कि वो आपसे कुछ सीख जाएगा। आप उसको सिर्फ बता देंगे और आप आदर्शवादी नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यानी यदि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है तो स्वयं को आदर्शवादी बनना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, डी वाले ऑप्शन की बात करें तो डी वाला ऑप्शन लगभग ए जैसा ही है कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। अब अच्छी कहानियाँ ही सुना दो, ठीक है, फिर वही चीज़ हो जाएगी। अच्छी कहानियों को अपने अंदर ना उतारो तो कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए सॉरी एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। भाई सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, कक्षा में समयानुवर्ती होना, कक्षा में समय से आना, ये भी सही बात है। और सी वाला ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलो डी वाले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है, एक सुवक्ता होना। तो भैया सुवक्ता तो बहुत लोग होते हैं, आप किसी के सामने अच्छे होकर प्रकट हो जाएं, क्या मतलब है उन सब चीज़ों का। अपने विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये सही हो जाएगा। देखिए समयानुवर्ती होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ समयानुवर्ती हो जाने से विद्यार्थियों की समस्याओं का जो है सलूशन नहीं निकलेगा, उनका हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो है अनुशासन बनाए रखना। सिर्फ अनुशासन ही क्लास के अंदर बना लेंगे और आपको अपने विषय जानकारी नहीं होगी, विषय वस्तु की जानकारी नहीं होगी, उनके पठन पाठन आप सही से नहीं करा पाएंगे तो सिर्फ क्या मतलब है, उनकी कठिनाई को दूर नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों की कठिनाई जो है उसको दूर करना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनका सलूशन हो। कठिनाई
कठिनाई का मतलब अब ये नहीं कि वो कहीं मारपीट करके आया हो तो गुरुजी चले जाएं वहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं। जो आप पठन पाठन की बात हो रही है, अध्ययन अध्यापन की बात हो रही है, यहाँ पर बालक जो भी आपसे पूछ रहा है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका आता है 26वें क्वेश्चन नंबर में, थोड़ा जूम कर लिया इसको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा के अंदर सही दिशा में लेकर आएंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ठीक है। अगर जो पहली पंक्ति में के अति सक्रिय बालक है उसे पहली पंक्ति में बैठा देंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे तो उसकी सक्रियता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ समाप्त हो जाएंगी और वो जो मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो सक्रियता है, उसको आप सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो नहीं करना पड़ेगा कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएं, उसे एक कक्षा के कोने में जो है जगह निर्धारित करेंगे, एक कक्षा के कोने में बैठा देंगे तो वो जो है अपने मूल कर्तव्यों से हटकर चला जाएगा, एक कोने में बैठा रहेगा, हो सकता है और साथ से गिर जाए, ठीक है। तीसरा ये है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। श्यामपट्ट साफ करने से कोई मतलब नहीं है भाई, श्यामपट्ट साफ करने का मतलब उसे आप दंड दे रहे हैं और दंड हमारे यहाँ जो है दंड का कोई प्रावधान नहीं है शिक्षा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक अति सक्रिय बालक जो है उसे उसकी सक्रियता को सही दिशा में लाने के लिए उसे उसी सक्रियता के हिसाब से काम देना चाहिए, ठीक है। उससे उसकी जो है उत्सुकता है उसको शांत करें। शिक्षक जो है कक्षा में जो है कई जो कक्ष के कार्य हैं, शैक्षणिक कार्य हैं, ठीक है, उनका उत्तरदायित्व जो है दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 27। अब ये कह लो कि क्वेश्चन नंबर 26 में ये भी कहा जा सकता है कि जो अति सक्रिय बालक है उसे आप मॉनिटर बना सकते हैं, आप मॉनिटर बना देंगे, ठीक है। वही है ना कि हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बिल्ली को जो है दूध की रखवाली के लिए दिया जाए, तो बिल्ली को अगर दूध की रखवाली के लिए दे दिया जाएगा तो स्वयं भी वो नहीं पिएगी और दूसरों को भी पीने नहीं देगी। क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं पिएगी तो जिसने रखवाली करने के लिए दिया है वो पीटेगा उसको, और दूसरे पी जाएंगे तब भी वही पीटी जाएगी। तो इसलिए बालक को, जो अति सक्रिय बालक है, उसको मॉनिटर बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद गलती करेगा नहीं, फिर जब वो गलती नहीं करेगा जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी करने नहीं देगा, क्योंकि हर हाल में जो है दंड उसी को मिलना है, ठीक है, कठिनाई उसी के लिए होनी है। तो इसलिए ऐसे बालक को जो क्या है मतलब क्लास में नेतृत्व प्रदान कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? पृथक पृथक सजातीय समूहों, ठीक है, पृथक पृथक सजातीय समूहों, सॉरी ये हाँ, पृथक पृथक सजातीय समूहों, थोड़ा सा हाँ वो कर लिया जाए। चलिए ये आ गया। हाँ, पृथक पृथक सजातीय समूहों में व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। अब देखिए उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है। पृथक पृथक सजातीय समूहों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, पहली चीज़ जान लीजिए, जिस परिवेश से आते हैं उन पर उन परिवेश का सीधा असर पड़ता है, ठीक है। इसलिए अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण भी उनमें होता है। जैसे अभिभावक होंगे वैसे ही बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार उनकी आदतों और वृत्तियों का विकास होता है, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उसी प्रकार से जो है विकसित होगा। तो इन सब चीज़ों में जो है परिवार में अभिभावक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, अनेक अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर दूसरा दे रखा है, उनके समकक्ष उनकी अभिवृत्ति पर तीसरा दे रखा है, दूरदर्शन के प्रभाव पर चौथा दे रखा है, उनके सहोदरों की, सहोदर का मतलब क्या होता है? भाई बहन की अभिवृत्ति पर। तो देखो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर जो पृथक पृथक जो है सजातीय समूहों से व्यक्तियों के बच्चों की अभिवृत्ति जो होती है वो उनके माता पिता पर, यानी अभिभावक जैसे अभिभावक करेंगे वैसे ही बच्चा सीखकर आएगा। तो किस पर आधारित होती है अभिवृत्ति? उनके माता पिता पर या उनके अभिभावकों पर या उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चे बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अब ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन जो है हमेशा आंसर जो है ऑप्शन में ही छुपा होता है, और जब तक आप ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ेंगे, जब विकल्प पूरे नहीं पढ़ेंगे, तब तक आंसर की कोई अभिलाषा कतई मत करिएगा, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी बाल मनोविज्ञान है, और बाल मनोविज्ञान का हर ऑप्शन आपको, हर विकल्प आपको सही लगेगा, तो इसलिए विकल्प को पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 28।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भाई 2 मंदबुद्धि बालक हैं, उनको आपकी क्लास में बोला गया, तो आप क्या करेंगे उनके साथ? उनके साथ क्या करेंगे? उन्हें आप अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा है भाई, सबको साथ समान साथ बैठा के पढ़ाना ही है। दूसरी बात ये कह रहा है कि प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे। तो ऐसी कोई कक्षा ही नहीं होती जो मंदबुद्धि बालकों के लिए चिन्हित होती है, ठीक है। उसके लिए भाई हम जो है क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। तो जो ऐसे मंदबुद्धि विद्यार्थी हैं उनको सिखाने के लिए आप टेक्निक्स लगाएंगे, अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जो आप सीख के आए थे कि मंदबुद्धि बालक के लिए आपको जो है कैसे शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और चौथा वाला ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 28 के लिए कौन सा हो जाएगा? 28 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीकी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो साधन संपन्न होने का अर्थ ये है, सीधे सीधे आप जान लीजिए, इसमें तो मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा सोचना ही नहीं कि शिक्षक के पास रुपया, पैसा, कार, बंगला, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस जीवन में तो संभव ही नहीं है शिक्षक के पास होना, बाकी और कहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। देखो मैंने बताया अभी, कोई जरूरत ना पड़े, शिक्षण आप देने की जरूरत नहीं, शिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्याप्त धन संपदा होगी उसके पास, तो वो शिक्षण क्यों देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। अधिकारी से संपर्क होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये सुविधा संपन्न नहीं कहे जाएंगे, साधन संपन्न नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। सी है, आप उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ये साधन संपन्न है। यानी एक शिक्षक का धर्म यही है कि उसे शिक्षा देना है, और शिक्षा देना है यानी उसको अपने विषय वस्तु की जानकारी पूर्ण और गहन होनी चाहिए, ठीक है, गहराई से होनी चाहिए। और डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखिए फेमस टीचर होना अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि हो, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं हो गई, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका ये कह रहा है बच्चों में संवेगात्मक प्रयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, ठीक है। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा है कक्षा शिक्षण में, चौथा है अनुशासन में। तो संवेगात्मक विकास जो है वो व्यक्तित्व निर्माण जो है में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, और अनुशासन में भी होता है। क्यों होता है? ऐसे जो है बालक जो समाज को उचित मानकर समायोजन कर लेता है, ठीक है, कक्षाओं को और इन सब चीज़ों को समाज मान लेता है। व्यक्तित्व निर्माण यानी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी? जब वो सीखेगा तभी पर्सनालिटी डेवलप होगी। कक्षा शिक्षण में जाएगा तो उसके संवेगों का विकास हो जाएगा, संवेगों को सही दिशा मिलेगी, अनुशासन में रहना सीख जाएगा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो है क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये MCQ आप लोगों को कैसी लगी, और जैसा भी हो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी है इसके बाद हम एक MCQ और लेके आएंगे, हिंदी की MCQ भी तैयार करेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि प्रतिदिन मैं 2-3 हर सब्जेक्ट की 2-2 MCQ दूँ, लेकिन अगर जो 2 नहीं मिल पाती हैं, एक ही मिल पाएगी, तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और अगली उसमें वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, और जो है समावेशी शिक्षा की बात हम कर रहे थे, अति विशिष्ट बालकों की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम एक वीडियो आपको लेकर आएंगे। उसमें थोड़ा सा हमने बताया 2-3 वीडियो बनेंगी उसमें, तो वो लंबा वीडियो जाएगा, बाकी आपको MCQ मिलती रहेंगी। तो एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्यार स्नेह दुलार दिखाते रहिएगा। और जो भी वीडियो आपको चाहिएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और हमारे चैनल को आप सहयोग प्रदान करें, यही अपेक्षा है आप लोगों से। चलिए अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।